नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन था और आज विभागवार प्रेजेंटेशन हुए हैं। वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। पहाड़ में रोजगार की संभावना पर मंथन हुआ है। ग्रुप डिस्कशन किया गया है। सेशन का आयोजन किया गया। पर्यटन विकास को लेकर मंथन हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन था और इस दूसरे दिन में विभागवार तरीके से चर्चा की गई, मंथन किया गया। सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन और आज विभागवार तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ। वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने पर चर्चा की गई। पहाड़ों पर रोजगार की संभावना पर भी मंथन हुआ। ग्रुप डिस्कशन हुआ। सेशन का आयोजन किया गया। पर्यटन विकास को लेकर भी मंथन किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में चल रहे सशक्त उत्तराखंड एट 25 चिंतन शिविर का द्वितीय सत्र में पर्यटन, नागरिक उड्डयन एवं पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट विषयों पर प्रस्तुतिकरण हुआ। पर्यटन सचिव कुर्बे ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि राज्य में पर्यटन सालाना 12% की दर से बढ़ रहा है। हालांकि हमारे यहां अधिकांश पर्यटक धार्मिक पर्यटन हेतु आ रहे हैं, जबकि हिमाचल विदेशी पर्यटकों एवं एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में हमसे आगे है। तो उन्होंने कहा कि इसमें अब सुधार की जरूरत है और वित्तीय रिसोर्सेज बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। सत्र के दौरान ग्रुप डिस्कशन किया गया। सभी अधिकारियों को 4 टीमों में बांटकर ग्रुप डिस्कशन एवं राइट अप एक्टिविटी का आयोजन किया गया। तो विभागों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया। धामी सरकार के इस चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन था। आज विभागवार तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ है। विभागों ने प्रेजेंटेशन दिया है। शिविर के इस दूसरे दिन पे ग्रुप डिस्कशन किया गया है। धामी सरकार के चिंतन शिविर का दूसरा दिन था और इन्वेस्ट इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। फिल्म निवेशक को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। विशेष प्रमुख सचिव सूचना ने बैठक की है। औद्योगिक विकास की नीतियों में फिल्म की गतिविधियों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य है, कहा। फिल्म शूटिंग की अनुमति पर भी उन्होंने चर्चा की, मंथन किया। रूस के फिल्म निर्माताओं के साथ मुलाकात की और साथ ही विदेश फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए नीतिगत समाधान किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र, चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन था, क्या कुछ खास रहा आज? देखिए पूजा, 2 अलग अलग चीजें हैं। जिस फिल्म फेस्टिवल की आप बात कर रही है, गोवा में चल रहा है, जिसमें विशेष प्रमुख सचिव सूचना और मुख्यमंत्री अभिनव कुमार शामिल हुए थे। गोवा में असल में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, उसमें अभिनव कुमार गए थे और उन्होंने बताया कि उत्तराखंड एक ऐसा फिल्म डेस्टिनेशन बन रहा है जिसमें बड़े पैमाने पर फिल्में शूट हो रही हैं, वेब सीरीज के लिए लोग आ रहे हैं। एक ओपन स्टूडियो की तरह उत्तराखंड है और बड़े पैमाने पर ये लोग आ रहे हैं और प्रसून जोशी भी वहां मौजूद थे। और दूसरी बात जो आपने की है, मसूरी में चिंतन शिविर का दूसरा दिन आज था। चिंतन शिविर का जो दूसरा दिन रहा है, एक्सपर्ट ने तमाम राय दी है किस तरह से किस सेक्टर की ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कहां पर उत्तराखंड के लिए हर्डल्स हैं, कहां पर उत्तराखंड अपनी आय को बढ़ाने के लिए काम करेगा। तमाम विभागीय सचिवों ने अपनी प्रेजेंटेशन पेश की हैं, किस तरह से वो लोग विकास के काम को कर रहे हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या आती हैं, किस तरह के हर्डल्स आते हैं। तो ये सारी चीजें आज रखी गई हैं और क्योंकि दूसरा दिन था तो आज ब्यूरोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स के बीच में ही तमाम प्रेजेंटेशन हुई हैं, तमाम अपनी रिपोर्ट्स रखी गई हैं और उन्हीं पर चर्चा हुई है। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला। उत्तराखंड के मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड। 7 मदरसों से ड्रेस कोड की शुरुआत होगी। मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम शुरू होगा। स्कूल की तरह ही चलाई जाएंगे प्रदेश में मदरसे। इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी की किताबें लागू की जाएंगी। अब शुरुआत में 7 मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब देवभूमि के मदरसों में बदलाव होगा। इन मॉडर्न मदरसों के नियम भी अलग होंगे और शिक्षा का तरीका भी अलग होगा। तो उत्तराखंड में मदरसों में अब ड्रेस कोड लागू किया जाएगा।
7 मदरसे हैं जिनमें ड्रेस कोड की पहले शुरुआत की जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का ये बड़ा फैसला है। उत्तराखंड के मदरसों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। अब इन मॉडल मदरसों को मॉडर्न मदरसा बनाया जाएगा। इनमें मॉडर्नाइजेशन की जाएगी। उत्तराखंड के मदरसों में अब बदलाव होने जा रहा है। देवभूमि के मदरसे अब मॉडर्नाइज होने जा रहे हैं। अब इन मदरसों में ड्रेस कोड भी होगा, एनसीईआरटी का सिलेबस भी होगा और अंग्रेजी मीडियम में बच्चे शिक्षा भी ले सकेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास अपने 103 मदरसे हैं, जिनमें से 7 मदरसों को मॉडर्नाइज करने का फैसला लिया गया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि हम उस दिशा में अपने मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, जिससे यहाँ से पढ़ा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर चले। एक हाथ में बच्चों के कुरान हो तो दूसरे हाथ पे लैपटॉप हो। पास 103 अपने मदरसे हैं और उन 103 मदरसों में से हमने लगभग 7 मदरसों में तय किया है कि हम उनको मॉडर्न मदरसे के रूप में स्थापित करेंगे और हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बने और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चल के आगे बढ़े। उस दिशा में हम अपने मॉडर्न मदरसों को बनाना चाहते हैं। नए शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 7 मदरसों को मॉडर्न मदरसों के रूप में शुरू किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी शुरुआत करेंगे। टीम न्यूज डे और हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, इन मदरसों में जो अब मॉडर्नाइजेशन होगी, किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन की जाएगी और जिनका पाठ्यक्रम होगा, कब से शुरुआत होगी इस तरह से पढ़ाने की? बिल्कुल, देखिए पूजा, 103 मदरसे हैं जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, यानी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बने हुए हैं और 7 मदरसों से ये शुरुआत होगी। 2 देहरादून जनपद के हैं, 2 हरिद्वार के हैं, 2 उधम सिंह नगर के हैं और 1 नैनीताल जनपद का है। इन 7 मदरसों को मॉडर्न बनाया जाएगा। मॉडर्न के तहत क्या क्या होगा? स्मार्ट क्लासेस होंगी, स्मार्ट बोर्ड होंगे, टीचर्स की व्यवस्था होगी हर सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि अब तक हम मदरसों को जानते हैं दीनी तालीम के लिए, लेकिन ये मदरसे ऐसे होंगे जिनमें पढ़ाई होगी, यानी स्कूल एजुकेशन होगी और बच्चे स्कूल ड्रेस में दिखाई देंगे। हमने मदरसों में बच्चों को दीनी तालीम लेते हुए देखा है, स्कूली ड्रेस में नहीं देखा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न मदरसे होंगे इनको स्कूली तालीम दी जाएगी, क्योंकि अरबी में स्कूल को ही मदरसा कहा जाता है और इसीलिए इन स्कूल को उस तर्ज पे बनाने की प्लानिंग है। अभी ये शुरुआती फैसला है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि हम इन 7 मदरसों से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जो 103 तक बढ़ाया जाएगा और इसके पीछे का मकसद उनका ये कहना है कि लोगों के अंदर ये धारणा है कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम होती है, लेकिन हम एनसीईआरटी के पैटर्न को लागू करके, हम ड्रेस को लागू करके उन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे जो इन मदरसों में पढ़ते हैं। क्योंकि अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो मदरसे शिक्षा विभाग से रजिस्टर्ड नहीं है, मान्यता नहीं है, उनके बच्चे जब बाहर एजुकेशन, यानी जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, 9th-10th में जाना होता है, 11th-12th में जाना होता है, तो स्कूलों में उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती है। प्राइमरी एजुकेशन वो मदरसे से ले लेते हैं, लेकिन मदरसा अगर एफिलेटेड नहीं होगा तो स्कूलों में एजुकेशन लेने में दिक्कतें होती है। तो इसलिए वो मदरसे जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग से रजिस्टर्ड होंगे उनको पैटर्न एनसीईआरटी का चलाना होगा और दूसरा मॉडर्न मदरसे जो 7 होंगे उनसे ये शुरुआत दिखेगी कि मॉडर्न क्लासेस होंगी और बच्चे ड्रेस में आते हुए नजर आएंगे। ठीक, सुरेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सभी विधायकों को अपनी विधानसभा को लेकर विकास के 10 प्रस्ताव लाने के आदेश के बावजूद सिर्फ 33 विधायकों ने अपने इलाके के प्रस्ताव दिए हैं और इसको लेकर कांग्रेस अब हमलावर है, जो कह रही है कि विधायकों को सीएम की घोषणा पर भरोसा ही नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के पहाड़ पर विकास के पहिए को रफ्तार देने की कोशिश में लगे हैं। 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार करनी है, लिहाजा धामी ने सभी 69 विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में विकास के 10-10 प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री घोषणा सेल के मुताबिक अभी तक केवल 33 विधायकों ने ही प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें कुमाऊं के 18 और गढ़वाल के 15 विधायक हैं और विधायकों की लापरवाही को लेकर कांग्रेस अब चुटकी ले रही है। मुख्यमंत्री जी की पूरे प्रदेश में सुन कौन रहा है? 70 के 70 विधायकों से 10-10 योजनाओं पे प्रस्ताव मांगा था मुख्यमंत्री ने।
अगर आज की तारीख में 70 में से 10 विधायकों के प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार पर और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर विधायकों को भरोसा नहीं है कि वो उनकी विधानसभा में 10 तो छोड़िए एक भी काम करा पाएंगे। हालांकि कांग्रेस के आरोपों को दरकिनार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी के अधिकांश विधायक प्रस्ताव भेज चुके हैं और केवल 2-4 विधायक ही अभी तक प्रस्ताव नहीं भेज सके हैं, जो जल्द ही भेज देंगे। 45 विधायक हैं, उनमें से मेरी जानकारी 5-7 विधायक अभी उनका प्रस्ताव गया नहीं, जिसको हमने आज ही सब कुछ सूचित कर दिया है। कल तक परसों तक हमारे प्रस्ताव देने, विधानसभा सत्र से पहले सबके प्रस्ताव पहुंच जाएंगे। इन प्रस्तावों को लेकर बीजेपी ने भी आगामी विधानसभा सत्र से पहले सभी 10 प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय दिए जाने की अपेक्षा अपने विधायकों से की है और उम्मीद की है कि मुख्यमंत्री के इस विजन को बीजेपी विधायक धरातल पर लाएंगे। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस संशय में है। टीम न्यूज स्टेट। हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, विकास के लिए 10 प्रस्ताव लाने का आदेश दिया सीएम ने, बावजूद इसके सिर्फ 33 विधायकों ने ही अपने इलाके के प्रस्ताव दिए हैं। हालांकि कांग्रेस तो इस पर हमलावर है कि सीएम की तरफ से जो घोषणा की गई या जो उनकी तरफ से निर्देश दिए गए उसका पालन नहीं किया गया, उन पर भरोसा नहीं रह गया। लेकिन बाकी जो विधायक है उनकी तरफ से प्रस्ताव क्यों नहीं दिए गए, इस पर भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश सरकार का क्या कहना है? देखिए पूजा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब प्रस्ताव मांगे थे तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने केवल बीजेपी से मांगे, उन्होंने कांग्रेस के विधायकों से भी मांगे। 70 विधायकों से, यानी खुद उनको शामिल कर लिया जाए तो 70 विधायकों से ही ये प्रस्ताव मांगे थे। उसमें कोई पक्ष विपक्ष वाली स्थिति नहीं थी। कांग्रेस विपक्ष में है इसलिए बयानबाजी कर रही है, लेकिन असलियत यह है कि कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं उन 19 के 19 ने भी अब तक प्रस्ताव नहीं दिए हैं। सिर्फ कुछ ही विधायकों ने प्रस्ताव दिए हैं और बीजेपी के विधायकों का भी प्रस्ताव न देना कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है कि मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो उसका फायदा ये मिलता है कि उन 10 कामों को प्राथमिकता में लिया जाएगा, मुख्यमंत्री उसके लिए निर्देशित करेंगे। अगर वो काम समय से पूरे होने वाले होंगे, बजट की दिक्कतें नहीं होंगी, तो उन पर जल्द शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रस्ताव ही नहीं देंगे तो फिर आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि सरकार ने आपका काम नहीं किया या सरकार के पास आप उपलब्ध जानकारियां नहीं पहुंचा पाए। ये जरूर सोचने की बात है। पूजा, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सत्ताधारी पार्टी के विधायक खजान दास और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कई बार सरकार पर सवाल खड़े किए। हाल ही में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मौजूदा सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी के बदले गए अधिकारियों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एक बार फिर बीजेपी विधायक खजान दास ने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, जब वो सीएम थे तब विधायक होने के नाते उन्हें भी हमने स्मार्ट सिटी के बारे में अवगत कराया था, लेकिन बैठकें नहीं हुई, जिसकी वजह से अधिकारी अपनी मनमानी करते रहे। खजान दास ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और स्मार्ट सिटी के काम को जल्द पूरा कराने की मांग की है। सीओ स्मार्ट सिटी ने भी संज्ञान लिया, बहुत कोशिश की, किंतु कहीं न कहीं जो इसकी फाउंडेशन थी शुरू से ही गलत डाली गई है। उसमें अनुभवी लोग नहीं थे, इसलिए लगा कि जो इंजीनियर थे वो थ्योरिकल तो थे किंतु प्रैक्टिकल उन्होंने कभी काम नहीं किया था, इसलिए ये विलंब हुआ है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया। पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बैठक बुलाता है जिसमें निर्णय होते हैं और आप एक निर्णय। मैं तो ये भी चाहूंगा कि एक जांच भी होनी चाहिए कि जहां पर एक गड़बड़ हुआ है उनको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों के कुल 2856 पद सृजित है, जिसमें करीबन 2500 पदों पर डॉक्टर्स की तैनाती है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भी एक बयान सामने आया। काफी असहज कर देने वाला बयान ये है। मंत्री ने कहा है कि राज्य में 20,000 डॉक्टरों की कमी है, जो अगले 10 साल में प्रदेश के मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं कर पाएंगे। मंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने अब चुटकी ली है। प्रीतम सिंह ने सरकार के पास आंकड़ों की सटीक जानकारी न होने का आरोप लगाया है। हमारे प्रदेश के अंदर 20,000 से अधिक डॉक्टरों की कमी है और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं 10 साल तक भी डॉक्टर तैयार करते रहे तो हम स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा नहीं कर सकते। हमारे राज्य में स्वीकृत पद हैं 2856 और हमारे पास डॉक्टर काम कर रहे हैं 1924, लेकिन हमारे पास जो अतिरिक्त हैं जैसे बॉन्डधारी चिकित्सक हैं वो 466 हैं। संविदा में काम कर रहे चिकित्सक 122 हैं।
तो जो टोटल कार्यरत चिकित्सक है सब मिला के है वो है 2512। हाँ, रिक्त अभी है 344 हमारे पास रिक्त हैं और हमारी कोशिश है कि हम इन पदों को भी भरें। सरकार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की जो वास्तविक स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में कोई जानकारी नहीं है, जो मर्जी आए बयान दे देते हैं। तो गणेश जोशी भी उनमें एक है, वो भी रोज सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अब सुर्खियों में बने रहने के लिए अगर सही बात कहेंगे तो आप भी कहेंगे ठीक है दिखा देंगे, जब ऐसी बात कहेंगे तो आप भी कहेंगे कि भाई हाँ मंत्री का ज्ञान तो क्या कहना। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पछवादू नगरपालिका परिसर में जनसुनवाई की, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान आई शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने का प्रयास किया गया। जो शिकायतें निस्तारित नहीं हुई उनको संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटाने की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान स्थानीय विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की कुछ लोगों से तीखी बहस हुई, जिसे मंत्री ने शांत कराया। जनसुनवाई के अंत में कैबिनेट मंत्री ने स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई। तो वहीं विकासनगर में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। 21 नवंबर को हुए प्रीतम सिंह के कूच को लेकर जो मुकदमा दर्ज किया गया, उसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया। मंत्री को उनके कार्यक्रम स्थल जाने से रोकने का प्रयास किया गया, जिसके चलते मौके पर मौजूद पुलिस ने तीखी नोकझोंक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और कोतवाली लेकर उनको गई। 21 नवंबर को प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सचिवालय कूच को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रीतम सिंह समेत 500 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सचिवालय से पहले लगाई गई बैरिकेडिंग को फांद कर आगे बढ़ने का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेताओं पर केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता का बयान सामने आया। कांग्रेस ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने निशाना साधा है। सुमित हृदेश ने कहा कि अगर राज्य के विकास को लेकर सरकार और अधिकारी गंभीर है तो धरातल पर काम दिखना चाहिए। चिंतन शिविर का होना प्रदेश के हित में होना चाहिए। ऐसे मंथन चिंतन शिविर से अगर कुछ ठोस निर्णय नहीं निकलता है तो ऐसे मंथन शिविर का कोई फायदा नहीं है और अगर विकास ही देखना है तो अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश भेजना चाहिए, नहीं तो मंथन शिविर सार्थक नहीं हो पाएगा। अच्छी बात है, चिंतन शिविर हो रहा है, चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है। नतीजा क्या आएगा आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में फिर इसका चिंतन और मंथन होना चाहिए। ये जो शिविर लगा है इसमें कोई ऐसी बातें हुई हैं, कोई उत्तराखंड के भविष्य के लिए ऐसी कोई नई नींव रखी गई है, नई सोच लाई गई है जिसको जमीन पर उतारा जाएगा। अगर जमीन पर नहीं उतारा जाएगा तो चिंतन और मंथन दिखाने के लिए, दिखावे के लिए अच्छा है। नैनीताल से अगली खबर, जहां निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के खिलाफ याचिका कोर्ट ने स्वीकार की है। चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने 29 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। उमेश कुमार के नामांकन पत्र में तथ्य छुपाने का आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नैनीताल से इस वक्त की। निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के खिलाफ याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट ने स्वीकार की है और हाईकोर्ट ने 29 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। उमेश कुमार के नामांकन पत्र में तथ्य छुपाने का उन पर आरोप लगा है। और चलिए खबरें लगातार जारी, फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।